हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम अपना सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन चैप्टर हमारा चल रहा था क्लास 8 का साइंस का, उसी को कंटिन्यू करते हैं। आई होप आपने फर्स्ट वीडियो इसकी देख ली होगी और आपको समझ आ गई हो। ठीक है, अब हमारा जो रिमेनिंग पार्ट है वो इस वीडियो में कवर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आप ये सब मत देखना जो मैंने नोट डाउन किया हुआ है। ठीक है, जो मैं पढ़ा रही हूँ फिलहाल उसके साथ आप चलते रहिएगा। तो यहां से स्टार्ट कर लेते हैं थोड़ा सा। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये ही वैसे तो चैप्टर का नेम है और ये ही जो हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट होगा वो भी इसी वाले टॉपिक से स्टार्ट होगा। ठीक, जो सेल का स्ट्रक्चर होता है ना, सबसे पहले मैंने कल आपको एक बात बताई थी कि जो सेल होती हैं, सिमिलर सेल्स, एक जैसी सेल मिलकर क्या बनाती हैं? टिश्यू। क्या बनाती हैं? टिश्यू। सिमिलर टिश्यूज मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गेन। फिर ऑर्गेन मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गेन सिस्टम। और ऑर्गेन सिस्टम जब मिल जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं? ऑर्गेनिज्म। क्या बनाते हैं? एक पूरा जीव बन जाता है। एक पूरा जीव बन जाता है। ठीक है, अच्छा, तो जो हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बॉडी में क्या होती है? सेल्स। वो जो सेल होती हैं वो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट का मतलब क्या होता है कि वो इकाई जिसके बिना जीवन असंभव है। वो इकाई जो बेसिक इकाई है, वो मूलभूत इकाई है हमारे जीवन की, जिसके बिना जीवन की कल्पना ही नहीं हो सकती। ठीक है, तो जो जैसे कि मैंने बताया आपको, सेल मिलके टिश्यू बनाती हैं, टिश्यू मिलके ऑर्गेन बनाते हैं, ऑर्गेन मिलके ऑर्गेन सिस्टम पूरा जब बन जाता है वो एक क्या बनता है? ऑर्गेनिज्म, पूरा एक जीव। अच्छा, अब हम उल्टा चलते हैं। मैंने एक ऑर्गेनिज्म ले लिया, मान लो ह्यूमन ले लिया मैंने, कोई क्या ले लिया मैंने? ह्यूमन। कोई भी ऑर्गेनिज्म ले सकते हो, कल मैंने बताया डॉग, कैट, ये सब ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मैंने एक ऑर्गेनिज्म ले लिया ह्यूमन, उसका मैंने एक ऑर्गन सिस्टम ले लिया, वो मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम ले लिया, पाचन तंत्र। मैंने उसका एक डाइजेस्टिव सिस्टम ले लिया, पाचन तंत्र। अब उस पाचन तंत्र के अंदर अलग अलग ऑर्गन होते हैं। अलग अलग ऑर्गन मतलब वो माउथ से स्टार्ट होता है। ठीक है, आपने 7th क्लास में इसका एक चैप्टर था पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का। माउथ से स्टार्ट होकर एलिमेंट्री कैनल में जाता है, उसके बाद वो आपकी जो लॉन्ग लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, फिर आपका स्टमक है, फिर आपका एनस है, वहां तक जाके उसके आई थिंक टोटल 7 पार्ट थे, उनमें जाके पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म होता है। तो जो ये मैंने अलग अलग पार्ट बोले, कौन कौन से पार्ट बोले? स्टमक, इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, एनस, ये सब क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट हैं। लेकिन इनका अगर मैं अलग से नाम दूं तो ये क्या है? ऑर्गन है। ये क्या है? ऑर्गन। और हर ऑर्गन का अपना अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है। हर ऑर्गन का स्पेशलाइज्ड फंक्शन होता है, कोई ना कोई उसका काम होता है। जैसे कि स्टमक का काम क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर स्टमक जो हमारा पेट होता है उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है डाइजेशन करना। जो स्टमक होता है वो खाने को कम से कम 4-5 घंटे तक अपने पास रखता है और उसको डाइजेस्ट करता है। ठीक है, तो हर किसी ऑर्गन का अपना अपना काम है। किसी का काम है एब्जॉर्प्शन करना, किसी का काम है एसिमिलेशन करना। ठीक है, तो हर ऑर्गन का अपना अपना काम होता है। ठीक है, हम एग्जाम्पल क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम का ले रहे हैं तो फंक्शन भी उसी के अंदर लेंगे। क्लास 7th में आपने पढ़े होंगे एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, डाइजेशन, ये सब डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ऑर्गन के फंक्शंस है। ठीक है, फिर अब अगर जैसे मैंने अभी एक ऑर्गन की बात करी, स्टमक है ना, तो वो काफी सारे टिश्यूज से मिलकर बना होता है। कोई भी ऑर्गन ले लीजिए, आई ले लीजिए, आई भी काफी सारे टिश्यूज से मिलकर बनी होगी और वो जो टिश्यू है वो काफी सारे सेल से मिलकर बने होंगे। क्लियर है? जो सेल होती हैं उनका शेप और साइज अलग अलग होता है। एक जैसी सेल मिलकर, सिमिलर सेल्स मिलकर टिश्यू बनाती हैं। समझ आया? सेल्स में वेरी इन शेप एंड साइज, साइज और शेप उनकी अलग अलग हो सकती है। क्लियर? ठीक है, अब हम आते हैं सेल के
पार्ट्स के ऊपर। अब जो मैंने हेडिंग आपकी डाली है आज, वहां से अब हम स्टार्ट करते हैं। पार्ट्स ऑफ सेल। सेल के जो पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं? सेल के मेनली 3 पार्ट्स आते हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं सेल मेम्ब्रेन से। फिर वही मेरे साथ साथ समझते चलना। अब मैंने फोटोज भी आपके लिए बनाई हैं, पिक्चर्स जैसी मेरे से थोड़ी रफली बनी है वो मैंने आपके लिए ड्रॉ की है, कोशिश की है मैंने अपनी। तो ये एक सेल है, ये एक एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये जो आपको बाहर वाली जो बाउंड्री दिख रही है ना, ये वाली, ये जो बाउंड्री दिख रही है ब्लू ब्लू, मैंने एरो भी खींचा हुआ है, ये वाली जो बाउंड्री है बाहर की, जो ब्लू ब्लू बाउंड्री है, इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का जो अनदर नेम होता है, इट इज ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये सेल के बिल्कुल बाहर होती है, आउटर पार्ट पे होती है। ठीक है ना, इट इज द आउटर पार्ट ऑफ द सेल। ये क्या होती है? ये थिन होती है, बहुत पतली होती है। और कैसी होती है? पोरस। पोरस मतलब इसके अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ठीक है, और क्या होती है? ये सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अब इसका मतलब क्या है? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या है? ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये अपने अंदर और अपने से बाहर मटेरियल को आने जाने देती है। जैसे ये किसकी बनी होती है? फैट और लिपिड एंड प्रोटीन की। प्रोटीन एंड लिपिड, प्रोटीन एंड लिपिड, इससे ये बनी होती है। अब प्रोटीन तो आप सबको पता होगा क्या होता है। प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बहुत नेसेसरी न्यूट्रिएंट है। प्रोटीन हमें दालों से मिलती है, मीट से मिलती है, फिश से मिलती है, एग से मिलती है, और भी काफी सारी चीजों से मिलती है। ठीक है, और लिपिड क्या होता है? लिपिड ये फैटी एसिड्स होते हैं। क्या होते हैं? फैटी एसिड्स होते हैं। ये हमें किससे मिलते हैं? जो हम फैट लेते हैं ऑयल की फॉर्म में, घी की फॉर्म में, वहां से हमें फैट मिलता है, तो ये फैटी एसिड्स होते हैं, लिपिड। अच्छा, हम कहाँ थे? अपने टॉपिक पर आते हैं। हम थे सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। वैसे ये भी टॉपिक का ही पार्ट है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन जो है वो किससे बनी होती है? प्रोटीन एंड लिपिड से। ये क्या करती है? ये मटेरियल को अपने अंदर जाने देती है। अपने अंदर का मतलब क्या है? ये अंदर भी आने देती है, सेल के अंदर। ठीक है, और सेल से बाहर भी जाने देती है। तो इसलिए तो इसको पोरस बोला गया है, मतलब इसमें छिद्र होते हैं, ये मटेरियल को आने जाने देती है। लेकिन इसको सेलेक्टिवली भी बोला गया है। क्या बोला गया है? सेलेक्टिवली, कि ये कुछ ही मटेरियल को आने देती है, ऐसा नहीं सभी मटेरियल को आने देती है। तो ये सेलेक्टिवली होती है कि कुछ मटेरियल को अपने अंदर आने देती है और कुछ को नहीं आने देती है। जैसे कि ये क्या करती है? ये जैसे फूड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, उसको तो ये अपने अंदर आने देती है। किस किस को? फूड हो गया और ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, इन सबको तो ये अपने अंदर आने देती है। ठीक है, और जो वेस्ट होता है, क्या होता है? वेस्ट होता है। और जैसे CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वेस्ट हो गया। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उसको ये बाहर जाने देती है सेल से। क्लियर है? तो इसलिए इसका नाम सेलेक्टिवली होता है। ठीक है, कुछ मटेरियल को आने जाने ये देती है। दूसरा इसका क्या है? ये इसके फंक्शंस हैं। ठीक है, इसके फंक्शन, इसकी थ्योरी क्या थी? इसकी थ्योरी थी कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसको क्या बोला जाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। थिन होती है, ठीक है, ये पोरस होती है, ये सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। और ये क्या होती है? ये इसके अंदर क्या क्या होता है? जो ये सेल मेम्ब्रेन होती है, इसके अंदर पूरी पूरी सेल के बाहर होती है ना ये, तो इसके अंदर क्या क्या होता है? सेल के ऑर्गेनल्स होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स एंड न्यूक्लियस। अच्छा, ये आपका न्यूक्लियस, जो आपको बीच में एक राउंड राउंड दिख रहा है ना, ये है आपका न्यूक्लियस। क्या है आपका? न्यूक्लियस, सेल का न्यूक्लियस है। और जो ये बाकी पार्ट जो दिख रहा है ना, ये सेल ऑर्गेनल्स है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे अभी। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या क्या होता है? न्यूक्लियस होता है और सेल ऑर्गेनल्स होते हैं।
ये थिन होती है, पोरस होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, ये प्रोटीन और लिपिड से बनी हुई होती है, ठीक है। ये अंदर किसको आने देती है, ये फूड और ऑक्सीजन को आने देती है, और बाहर किसको भेजती है, उसमें से वेस्ट जो होता है और CO2 जो होती है, ठीक है। इसका एक और फंक्शन क्या है, ये जो कोशिका होती है, सेल होती है, उसको शेप प्रोवाइड करती है, क्योंकि बाहरी पार्ट है ना, तो उसको शेप देती है ये। दूसरा इसका काम क्या होता है कि ये एक कोशिका को दूसरी कोशिका से अलग रखती है। जैसे कि एक सेल तो ये हो गई, एक सेल ये हो गई, अब इनका पता कैसे चलेगा ये अलग अलग है, इनकी बाउंड्री से। बाउंड्री क्या कहलाती है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। एक कोशिका को दूसरी कोशिका से अलग रखती है। दूसरा और क्या करती है, अगर मान लो यहाँ कोशिका नहीं है दूसरी, तो कुछ ना कुछ मटेरियल तो होगा ना बाहर, बॉडी में कुछ तो होगा ही, तो उस सराउंडिंग में जो मीडियम है, जो भी बाहर का जो भी एनवायरमेंट है, मीडियम है, उसके बाहर कुछ भी है, उससे भी अलग रखती है, ठीक है। जो शेल के जो पार्ट्स हैं उनको वो सराउंडिंग मीडियम से अलग रखती है। क्लियर है, ये आपका सेल मेम्ब्रेन हुआ कंप्लीट। अब हमारा नेक्स्ट जो पार्ट है सेल का, वो है साइटोप्लाज्म। क्या है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, सेल के अंदर जो भी चीज होती है, जितना भी आपको मटेरियल दिख रहा है, ये सर्कल्स, थोड़े ओवल शेप जो भी मैंने बनाए हैं, ये डॉट 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 मैंने बनाए हैं, न्यूक्लियस मैंने आपको बता ही दिया, ये सब किसके अंदर आता है, ये आता है सेल ऑर्गेनल्स के अंदर, ठीक है। सेल के अंदर जो भी फिल होता है उसको बोलते हैं सेल ऑर्गेनल्स। क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनल्स। ये सेल के अंदर जो भी फिल होता है सेल ऑर्गेनल्स कहा जाता है। अब इसमें दो पार्ट आते हैं सेल ऑर्गेनल्स में, एक तो होता है न्यूक्लियस। क्या होता है, न्यूक्लियस। और दूसरा होता है साइटोप्लाज्म। क्या होता है, साइटोप्लाज्म। साइटो ये तो आपका न्यूक्लियस, जो बीच में जो स्फेयर सा होता है, बड़ा साइज का, लार्ज और स्फेरिकल होता है, और सेंटर में होता है बिल्कुल, उसको बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। और ये है आपकी सेल मेम्ब्रेन, बाहर की जो आउटर पार्ट है, आउटर बाउंड्री है, उसको क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। अब इन दोनों के बीच में जो भी ये जेली टाइप का जो भी फिल हुआ रखा है, जेली जेली जैसा होता है। जेली का मतलब कैसा, आपने जेली देखी होगी, ना तो पूरी तरह लिक्विड होती है, ना पूरी तरह सॉलिड होती है, तो इसी तरीके का क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। और जितने भी बाकी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, और भी काफी सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, राइजोबोम, ठीक है, और ये आपका वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, और वेसिकल आपके होते हैं, ये सब किसके अंदर होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर। तो सेल ऑर्गेनल्स में मैंने दो पार्ट आपको बताए थे कि एक तो साइटोप्लाज्म आता है, एक न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एक अपना पार्ट हो गया अलग, साइटोप्लाज्मिक अपना। तो जितने भी फिर बाकी सारे जितने भी सेल ऑर्गेनल्स आएंगे, ठीक है, कुछ न्यूक्लियस के अंदर इसका अलग मटेरियल होता है, तो जितने भी आएंगे, मैंने अभी जिनका नाम बोला बहुत सारे होते हैं, मैं तो थोड़े से दो तीन बोला, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम सॉरी, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और वैक्यूल्स हो गए आपके, प्लास्टिड्स हो गए, ये सब उसके सेल ऑर्गेनल्स है। वो कहाँ रहते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म एक जेली टाइप स्ट्रक्चर का होता है, जो किसके बीच में फिल होता है, न्यूक्लियस के बीच में और सेल मेम्ब्रेन के बीच में। सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो भी जेली टाइप स्ट्रक्चर होता है, वो उसको क्या बोला जाता है, साइटोप्लाज्म। तो जितने भी मैंने डॉट 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 बनाए ना ब्लैक ब्लैक कलर के, ये सब क्या है, साइटोप्लाज्म। देखो मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ, ये है साइटोप्लाज्म। क्लियर है, तो साइटोप्लाज्म आपको समझ आ गया होगा। साइटोप्लाज्म के अंदर बाकी सारे जितने भी आपके सेल ऑर्गेनल्स हैं वो होते हैं। और क्या होता है, ये जो आपके इसके अंदर और क्या क्या होता है, सॉल्ट होता है, प्रोटीन होता है, शुगर होता है, और भी बहुत सारे सब्सटेंसेस इस वाले फ्लूइड में, जो ये फ्लूइड होता है साइटोप्लाज्म, सॉल्ट, ठीक है, शुगर, और भी बहुत सारा मटेरियल होता है इसके अंदर। सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया, प्रोटीन हो गया, और भी काफी सारे सब्सटेंसेस साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। शुगर, सॉल्ट, प्रोटीन एंड अदर सब्सटेंसेस।
अच्छा, इसका फंक्शन क्या है साइटोप्लाज्म का? साइटोप्लाज्म का जो फंक्शन होता है, जितनी भी सेल की रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो सब साइटोप्लाज्म के अंदर ही टेक प्लेस करती हैं, ठीक है ना। ऑल द केमिकल रिएक्शंस ऑफ द सेल टेक प्लेस इन द, किसके अंदर करती है, मतलब बहुत सारी करती हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्म के अंदर ज्यादातर रिएक्शंस किसके अंदर होती हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर होती हैं, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर भी होती है। न्यूक्लियस हेड होता है, जैसे हमारे सिर, जैसे हमारा ब्रेन होता है ना पूरी बॉडी का हेड, ऐसे ही न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं वो किसके अंदर होती हैं, न्यूक्लियस के अंदर। और जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं टू कीप द सेल अलाइव, क्योंकि सेल क्या है, एक लिविंग है। मैंने कल आपको बताया था सेल लिविंग है, नॉन लिविंग है, तो सेल लिविंग होती है। तो लिविंग है तो फिर सारे फंक्शंस होते हैं, क्योंकि लिविंग बॉडी में तो सारे फंक्शंस होते हैं। तो जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो किसके अंदर होती हैं, सेल की साइटोप्लाज्म के अंदर। केमिकल रिएक्शन किसके अंदर होती है, साइटोप्लाज्म के अंदर। किस लिए होती है, टू कीप द सेल अलाइव, ताकि सेल जिंदा रह सके, ठीक है, टू कीप सेल अलाइव। क्लियर है आपको? आपका ये हुआ कंप्लीट साइटोप्लाज्म। अब हम पढ़ते हैं न्यूक्लियस के बारे में। मैंने अभी बोला ब्रेन इज द हेड ऑफ आवर बॉडी एंड न्यूक्लियस इज द हेड ऑफ द सेल, ठीक है। तो न्यूक्लियस के अंदर सबसे पहले तो न्यूक्लियस होता क्या है वो पढ़ लेते हैं। न्यूक्लियस एक ना लार्ज, ठीक है, स्फेरिकल शेप का होता है और कोशिका या सेल के सेंटर में होता है। लेकिन अगर एनिमल सेल की बात कर रहे हैं तो वो सेंटर में होता है। एनिमल्स में तो जैसा कि आपको दिख रहा है, ये एक सर्कल टाइप है और ये सेल है, ये है आपका न्यूक्लियस, ये सेंटर में है इन एनिमल सेल, ऊपर मेंशन है। लेकिन अगर मैं प्लांट सेल की बात करूं तो प्लांट सेल में ये मोस्टली उसकी जो बाउंड्री होती है ना, सेल मेम्ब्रेन जो होती है उसके पास होता है। जैसे ये रहा इसका न्यूक्लियस, ये जो मैंने ये बनाया हुआ है हल्का सा ओवल शेप का सा, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसकी बाउंड्री के पास है, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। अच्छा, आप पूछोगे कि मैम अगर ये सेल मेम्ब्रेन है तो ये क्या है फिर, ये मैं आपको पॉइंट बताती हूँ ये क्या है। जो एनिमल सेल होती है उसके अंदर केवल एक सेल मेम्ब्रेन होती है। जो कोशिका का जो बाहरी पार्ट होता है केवल एक सेल मेम्ब्रेन होती है। लेकिन प्लांट के अंदर एक और एक्स्ट्रा उसकी वॉल होती है, उसको बोलते हैं सेल वॉल। क्या बोलते हैं, सेल वॉल, ठीक है। ये किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की। किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की। साथ ही साथ मुझे बता दो सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, प्रोटीन एंड लिपिड की। लिपिड क्या होते हैं, फैटी एसिड, ठीक है। सेल वॉल किसकी बनी होती है, जो कि सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की। अब आप पूछोगे कि मैम प्लांट में सेल वॉल क्यों होती है, एनिमल्स में सेल वॉल क्यों नहीं होती। आपको पता है एनिमल्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बट प्लांट कांट मूव। प्लांट नहीं मूव कर सकते एक जगह से दूसरी जगह। तो वो हर मतलब कैसा भी वेदर हो, कैसी भी कंडीशन हो, वो हर कंडीशन में एक ही जगह पर उन्हें खड़ा रहना पड़ता है। आपको पता है टेम्परेचर में वेरिएशन होता रहता है, कभी हाई टेम्परेचर कभी लो टेम्परेचर, वेरिएशन इन टेम्परेचर, उसको भी उन्हें सहन करना होता है, चाहे गर्मी है चाहे सर्दी है ना। चाहे कितनी भी तेज हवा चल रही है, हाई वाइंड स्पीड, मतलब कैसा भी मौसम है वो एक ही जगह पे खड़े रहते हैं, वो मूव नहीं कर सकते। इसके लिए उनके पास एक बहुत ज्यादा टफ बाहर का जो उनका कठोर एक वॉल बना मतलब बनी होती है उनके अंदर, ताकि वो हर परिस्थिति को सहन कर पाए, ठीक है ना। तो ये बड़ी टफ होती है, रिजिड होती है, ठोस होती है एकदम, क्लियर है। और ये प्लांट के अंदर जितनी भी सेल्स होती हैं उन सबको इकट्ठा करके रखती है। कौन, सेल वॉल इन प्लांट सारी कोशिकाओं को इकट्ठा करके रखती है और प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, मजबूती, ठीक है। पौधे को क्या देती है, मजबूती देती है, क्लियर। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम कहाँ थे, न्यूक्लियस की बात कर रहे थे हम, कि जो न्यूक्लियस होता है ना वो प्लांट जो एनिमल सेल के अंदर तो होता है सेंटर में, लेकिन
प्लांट के अंदर वो कहाँ होता है, पेरीफेरी के बिल्कुल क्लोज, पेरीफेरी मतलब जो बाउंड्री है, ठीक है, उसके नियर होता है, ठीक है ना। अच्छा, न्यूक्लियस के भी हम पार्ट्स पढ़ते हैं, एक अलग से बना देती हूँ। मान लीजिए ये आपका है न्यूक्लियस, क्या है ये, न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस की भी जो बाउंड्री होती है उसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसे ये इसकी आउटर बाउंड्री, जैसे सेल की बाउंड्री को सेल मेम्ब्रेन, ऐसे ही न्यूक्लियस की बाउंड्री को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। अब न्यूक्लियस के अंदर भी एक स्फेरिकल, न्यूक्लियस को तो हम मैग्नीफाइंग ग्लास से देख मतलब माइक्रोस्कोप, मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हैं, जो चीजों को बड़ा करके दिखाते हैं, जो ग्लास, जो इनके अंदर जो न्यूक्लियोलस होते हैं, न्यूक्लियोलस, वो न्यूक्लियस के अंदर एक स्फेरिकल पार्ट होता है, उसको न्यूक्लियोलस बोला जाता है, उसको हायर मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा जाता है, मतलब उसकी पावर और भी एक्स्ट्रा होनी चाहिए तब ये दिखता है, क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा होता है, ठीक है ना। और क्रोमोसोम क्या होते हैं, क्रोमोसोम जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड के जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, धागे के जैसी संरचनाएं होती हैं, ठीक है। इन ये मिलके क्या बनाती हैं, ये बनाती हैं क्रोमैटिन, क्या बनाती हैं, क्रोमैटिन। और क्रोमैटिन के अंदर क्या होते हैं, जीन्स, क्या होते हैं, जीन्स। जो जीन्स होते हैं वो उनके अंदर वो क्या करते हैं, वो पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग तक, मतलब उनकी पीढ़ी तक, माता पिता से उनकी पीढ़ी कौन होगी, उनके बच्चे होंगे, तो पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग तक उनके ट्रेट्स को, ट्रेट मतलब गुण, ट्रेट्स मतलब गुण, उनके गुणों को वो क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, मतलब इनहेरिट करते हैं, इनहेरिट मतलब विरासत में देते हैं उन्हें, ठीक है। जैसे अगर फादर के ब्राउन आईज हैं तो ऐसा हो सकता है कि उसके बच्चे की भी ब्राउन आईज हो, अगर उसकी मदर के करली हेयर है तो ऐसा हो सकता है कि उसके बच्चे के भी करली हेयर हो, मतलब जो पेरेंट्स के जो ट्रेट होते हैं उनको उनकी ऑफ स्प्रिंग तक वो ट्रांसफर करते हैं, कौन, जीन। और जीन्स किसके अंदर होते हैं, क्रोमैटिन के अंदर। और क्रोमैटिन किससे बनते हैं, क्रोमोसोम से। क्रोमोसोम कहाँ प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। और वो कैसे होते हैं, थ्रेड लाइक, धागे के जैसे होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। वो केवल कब दिखाई देते हैं, वो जब दिखाई देते हैं जब सेल मल्टीप्लाई होती है, ठीक है ना। जब एक सेल काफी सारी सेल्स में मल्टीप्लाई होती है तो उस टाइम पे वो दिखते हैं बस। अब आप पूछोगे कोई एग्जाम्पल है इसका जब सेल मल्टीप्लाई होती है, जब मदर की बॉडी में से, मैंने आपको बताया था रिप्रोडक्शन वाले, रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस, ठीक है, मेरी वीडियोस मैंने डाली हुई हैं, 3 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक, उनको देख लेना, उसमें रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस एक चैप्टर है, उसको आप पढ़ना। तो उसमें मैंने बताया था मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, मैंने पूरा प्रोसेस बताया था। उसमें मदर की बॉडी में से एक अनफर्टिलाइज एग निकलता है, ठीक है, अनफर्टिलाइज एग निकलता है हर 28 दिन के बाद। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तो उस टाइम पे उसकी बॉडी से निकलता है एक अनफर्टिलाइज एग। वो अनफर्टिलाइज एग होता है, उसमें सिर्फ एक कोशिका होती है, एक सेल होती है, ठीक है ना। लेकिन अगर वो अनफर्टिलाइज एग फर्टिलाइज हो जाता है बाय द कॉन्टेक्ट ऑफ स्पर्म, ठीक है, अगर वो फर्टिलाइज हो जाता है तो वो जो अनफर्टिलाइज एग है उसके अंदर जो सेल है वो डिवाइड होने लग जाती हैं, ठीक है। वो पहले वो जायगोट बनाती हैं, भ्रूण जो बच्चा बनता है, जो उसके प्रोसेसेस है, जायगोट बनता है, उसके बाद एम्ब्रॉय बनता है, उसके बाद फॉइटस बनता है, मतलब उसका साइज बड़ा होता जाता है, सेल मल्टीप्लाई हो के मतलब नंबर ऑफ सेल्स बन जाती हैं, क्लियर। तो क्रोमोसोम केवल कब दिखाई देते हैं, जब सेल का डिवीजन होता है, क्लियर। अच्छा, अब अब आपका ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का काम भी वही होता है जैसे सेल मेम्ब्रेन होती है ना, सेल के अंदर मतलब इन एंड आउट उसमें हेल्प करती है कि क्या जाना है क्या नहीं जाना है इसमें, वैसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है कि साइटोप्लाज्म, तो ये साइटोप्लाज्म है सारा, ठीक है, और ये अंदर इसके अंदर है जो न्यूक्लियस के अंदर, मतलब
जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये क्या करती है, अलाउ करती है मूवमेंट को साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर और न्यूक्लियस के अंदर से साइटोप्लाज्म के अंदर। समझ आ गया? तो वो अलाउ करती है मूवमेंट को, ठीक है। और इसके अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई आपकी, और न्यूक्लियोलस मैंने आपको बता दिया एक स्फेरिकल शेप का होता है। न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस जो होता है वो ब्रेन की, जैसे हमारी बॉडी में ब्रेन होता है ऐसे ही काम करता है। वो पूरी सेल की जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होती हैं, जैसे हमारी बॉडी में होती हैं, जितनी भी क्रियाएं होती हैं हमारी बॉडी में, ठीक है, वो सारी की सारी कहाँ टेक प्लेस करती हैं, न्यूक्लियस के अंदर। मेटाबॉलिक रिएक्शंस ऑफ सेल, सेल की मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहाँ करती हैं, न्यूक्लियस के अंदर। क्लियर? और आपका क्या रहता है इसमें, जो न्यूक्लियस है इसकी जो डिस्कवरी की थी वो किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने करी थी इसकी डिस्कवरी, न्यूक्लियस की, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी डिस्कवरी करी थी 1831 में। क्लियर है? और आपका न्यूक्लियस, जो आपका न्यूक्लियस है ये मैंने आपको बता दिया, ये सेंटर में होता है प्लांट्स का, मोस्टली पेरीफेरी के पास में होता है, एनिमल शेल में मोस्टली वो सेंटर में होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में बता दिया मैंने आपको, ये पोरस होती है, ये मटेरियल को मूवमेंट में हेल्प करती है साइटोप्लाज्म के अंदर से न्यूक्लियस के अंदर और न्यूक्लियस के अंदर से साइटोप्लाज्म के अंदर, क्योंकि बीच की बाउंड्री तो होती है, ये बाउंड्री तो है, ये बाहर साइटोप्लाज्म है, ये अंदर आपका न्यूक्लियस का मटेरियल है, ठीक है। तो उसमें ये मूवमेंट में हेल्प करती है, ठीक है। फिर आपका है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस भी मैंने बता दिया कि बहुत छोटा होता है साइज में, हायर मैग्निफिकेशन के ही ग्लास से देखा जा सकता है। ये भी स्फेरिकल शेप का ही होता है और न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। क्लियर? क्रोमोसोम भी मैंने बता दिए, थ्रेड लाइक होते हैं, ठीक है, सेल डिवाइड होती है तभी दिखते हैं। और जो क्रोमेटिन होता है, क्रोमेटिन, ये क्या होता है, डेंस इंटरवाइंड मास। क्या होता है क्रोमेटिन, डेंस इंटरवाइंड मास। वैसे मैं आपको इसके सारे वर्ड मीनिंग भी दूंगी और जितने भी इससे बनने वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में दूंगी, ठीक है। मैंने हर चैप्टर के आपको वर्ड मीनिंग भी दिए हुए हैं, एक स्लाइड में हो जाते हैं तो एक में, नहीं तो दो में भी कर देती हूँ, ठीक है। और मैंने हर चैप्टर के क्वेश्चंस भी डाले हुए हैं, ठीक है। और ये जो वीडियोस हैं ये सीटेट वाले स्टूडेंट्स के लिए बेहद लाभकारी हैं, बहुत जरूरी हैं, ठीक है। डेंस इंटरवाइंड मास, जो क्रोमेटिन होता है वो डेंस इंटरवाइंड मास होता है। डेंस इंटरवाइंड का मतलब होता है घना, बहुत ज्यादा, एकदम इकट्ठा बहुत। इंटरवाइंड मतलब आपस में गुथा हुआ, आपस में गुथा हुआ। मास का मतलब आपको पता ही है, तो बहुत ज्यादा एक ऐसे क्लोज होता है क्रोमेटिन, बहुत ज्यादा आपस में बिल्कुल एक दूसरे से जकड़ा हुआ, गुथा हुआ होता है, ठीक है। जीन्स मैंने आपको बता दिए कि ये हमारे ट्रेट्स को, हमारी ऑफस्प्रिंग मतलब पेरेंट से लेकर उनके बच्चों तक इनहेरिट करते हैं, ट्रेट्स को, गुणों को ट्रांसफर करते हैं। अच्छा, अब हमारा आता है टाइप ऑफ सेल। जो ये न्यूक्लियस है ना, इसी के बेस पे सेल को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, न्यूक्लियस के बेस पर, ठीक है। कल हमने एक डिवीजन पढ़ा था यूनिसेल्युलर मल्टीसेल्युलर, वो तो सेल के बेस पे था। यूनि मतलब जिनमें एक सेल होती है और मल्टी मतलब जिनमें नंबर ऑफ सेल्स होती हैं, ठीक। एक मैंने कल आपको पॉइंट बताया था कि ऐसा नहीं है कि जिनका साइज बड़ा होता है, जिन ऑर्गेनिज्म का, उनकी सेल का साइज भी बड़ा होगा, नहीं। क्योंकि एलिफेंट हुआ, रेट हुआ, दोनों की नर्व सेल अगर आप देखोगे तो लॉन्ग और ब्रांच होती है, ठीक है। लेकिन ये हो सकता है कि अगर किसी एनिमल का साइज बड़ा है, किसी का छोटा है, तो नंबर ऑफ सेल्स डिफर कर सकती हैं। मतलब जिसका साइज बड़ा है उसमें नंबर ऑफ सेल में भी ज्यादा हो सकती हैं, जिसका साइज छोटा है उसमें नंबर ऑफ सेल्स कम हो सकती हैं। तो नंबरिंग तो हो सकती है चेंज ऐसे, लेकिन साइज ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है।
हम क्या पढ़ रहे थे? प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल के बारे में पढ़ रहे थे। सॉरी, सेल का जो डिवीजन है वो न्यूक्लियस के बेसिस पर दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, न्यूक्लियस के बेसिस पर, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। जो प्रोकैरियोटिक होते हैं, प्रो का मतलब होता है, ये दो वर्ड से मिलकर बना होता है प्रोकैरियोटिक, प्रो प्लस करियोन, प्रो प्लस करियोन। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, प्रो का मतलब प्रिमिटिव, और करियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस। मतलब जिसके अंदर वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस ना हो, मतलब जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, वो होते हैं प्रोकैरियोटिक। अब आप इसमें देखो, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस की बाउंड्री न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अगर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी तो हमें कैसे पता चलेगा कि न्यूक्लियस कहाँ है? वो तो साइटोप्लाज्म में मिल जाएगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही तो अलग करी है ना न्यूक्लियस को और साइटोप्लाज्म को। तो अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो हमें न्यूक्लियस के बारे में पता नहीं चलेगा। तो मतलब हम क्या कहेंगे कि वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं है, यहाँ वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं है, वो होते हैं प्रोकैरियोटिक। एग्जाम्पल भी दे दीजिए, बैक्टीरिया जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गे, ब्लू ग्रीन एल्गे नील हरित शैवाल, उसको साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। तो ये इसके एग्जाम्पल हैं। बैक्टीरिया के अंदर वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं होता और ब्लू ग्रीन एल्गे के अंदर भी नहीं होता है। अब वही बात कर लेते हैं यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक जो यू होता है, ईयू, ईयू का मतलब तो होता है ट्रू, ट्रू, TRUE, ट्रू। और कैरियोटिक मतलब करियोन, मतलब न्यूक्लियस, मतलब जिनके अंदर सच में होता है न्यूक्लियस, वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है, जिनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है, उनको बोला जाता है यूकैरियोटिक। मतलब जो दिखता है, होता तो उनके अंदर भी है सच में, लेकिन वो इजिली, मतलब वो डिफाइन, मतलब दिखता नहीं है, इजिली पता नहीं लग सकता, ठीक है ना, वेल ऑर्गेनाइज नहीं होता। तो ये होते हैं यूकैरियोटिक, जिनमें वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है, ठीक है। जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उनके अंदर जो साइज होता है न्यूक्लियस का वो होता है 0.2 से लेकर 2.0 माइक्रोमीटर। प्रोकैरियोटिक के अंदर, प्रोकैरियोटिक जो होते हैं उनके अंदर जो साइज होता है वो कितना होता है, सेल का साइज ऑफ सेल कितना होता है, 0.2 से लेकर 2.0 माइक्रोमीटर। माइक्रो मैंने कल बताया था आपको 10⁻⁻6 मीटर हो जाएगा, ठीक है। और वहीं अगर मैं बात करूं यूकैरियोटिक, जो यूकैरियोटिक सेल होती हैं उनका जो साइज होता है, जो यूकैरियोटिक सेल होती हैं उनका जो साइज होता है वो 10 से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक। सेल का साइज कैसे बताओगे आप, कैसे मेजर करोगे? विद द हेल्प ऑफ डायामीटर, ठीक है, क्योंकि ये स्फेरिकल होती है तो डायामीटर जिनका 10 से लेकर 100 तक वेरी करता है वो यूकैरियोटिक में आती हैं, और जिनका 0.2 से 2.0 माइक्रोमीटर में डायमीटर होता है वो प्रोकैरियोटिक के अंदर आती हैं। क्लियर है? अच्छा, अब हम सेल के ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि सेल के ऑर्गेनल्स काफी सारे होते हैं, है ना, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, वैक्यूल्स हो गए, प्लास्टिड्स हो गए। माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर लेते हैं सबसे पहले। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसको ना पावर हाउस कहा जाता है, सॉरी, पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल। मतलब सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, जितनी भी रिएक्शंस होती हैं, जिनके लिए एनर्जी की नीड होती है, वो एनर्जी कौन देता है? माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया के पास एनर्जी कहां से आई? तो ये एनर्जी कहां से लेता है? ऑक्सीडाइज्ड फूड से। कहां से लेता है? ऑक्सीडाइज्ड फूड से। ऑक्सीडाइज्ड फूड से एनर्जी लेकर और अपने पास स्टोर कर लेता है, फिर सेल के अंदर जितनी भी रिएक्शन, जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उनके लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसलिए इसको पावर हाउस बोला जाता है। हमारी बॉडी को आप पता ही है, आपको एनर्जी मिलती कहां से है? जो हम फूड लेते हैं उसी से तो मिलती है, ठीक है। अब आता है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स जो होते हैं
ये वैसे तो ये दोनों में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल्स में भी और प्लांट में भी, लेकिन प्लांट के अंदर तो ये बिल्कुल परमानेंट होते ही होते हैं। ठीक है, प्लांट में तो ये परमानेंट होते हैं, प्लांट में तो ये बिल्कुल परमानेंट होते ही होते हैं। ठीक है, लेकिन एनिमल्स में ये टेम्पररी होते हैं, अस्थाई, और हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, मे बी एब्सेंट। ठीक है, एब्सेंट भी हो सकते हैं, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, और टेम्पररी होते हैं। इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो सैक की तरह होता है। सैक मतलब थैला, सैक का मतलब कोई भी थैला, उसकी तरह होता है। डायग्राम में देखो आप, जो मैंने ये बनाए हैं ना ओवल शेप, कहीं ये वैक्यूल्स हैं। क्या है ये? वैक्यूल्स। ये तो है एनिमल सेल के अंदर। एनिमल सेल में वैक्यूल का साइज छोटा होता है, ये आपको दिख रहा है। ठीक है ना, वैक्यूल्स का साइज छोटा होता है। वहीं अगर मैं प्लांट सेल में देखूं तो जो ये आपको दिख रहा है ना ब्लू कलर की बाउंड्री जो दिख रही है अंदर, ये वाली, ठीक है, ये है वैक्यूल। प्लांट के अंदर वैक्यूल का साइज बड़ा होता है। ठीक है, और परमानेंट प्रेजेंट होते हैं, एब्सेंट नहीं हो सकते हैं। क्लियर आपको? और क्या होता है, इनके अंदर सॉल्यूशन फिल होता है मिनरल सॉल्ट और शुगर का, जिसको सेल सैप बोला जाता है। सेल सैप, वो कहां फिल होता है? वैक्यूल के अंदर। सेल सैप बोला जाता है। ये एक लिक्विड होता है, उस लिक्विड में क्या फिल होता है? सॉल्ट और शुगर का सॉल्यूशन, मिनरल सॉल्ट एंड शुगर का सॉल्यूशन वैक्यूल्स के अंदर फिल होता है। ठीक है, इसको, इस वाले सॉल्यूशन को जो वैक्यूल्स के अंदर फिल होता है उसको सेल सैप बोला जाता है। ठीक है, अच्छा, एक और मेरे माइंड में आया, एक आपको फैक्ट बताना था कि जो साइटोप्लाज्म, जो ये लिक्विड आपका फिल हुआ पड़ा है, और जो ये न्यूक्लियस, इन दोनों को अगर कंबाइन कर दिया जाए उसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। अगर मैं साइटोप्लाज्म को और न्यूक्लियस को, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को कंबाइन करके ही तो सेल बनती है। ये तो है आपका साइटोप्लाज्म और ये है आपका न्यूक्लियस। अगर इन दोनों को मिला देंगे तभी तो सेल बनती है। ठीक है, उसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। ये एक लिविंग होता है, ये जो ये बना है ना, ये लिविंग होता है। जैसे सेल लिविंग होती है, प्रोटोप्लाज्म भी लिविंग होता है। ये किसने दिया था? पुरकिंजे ने, एक साइंटिस्ट थे पुरकिंजे, उन्होंने प्रोटोप्लाज्म नाम का वर्ड दिया था, पुरकिंजे ने। ठीक है, ये लिविंग होता है। मैंने आपको एक वर्ड और बताया था, सेल वॉल, दैट इज प्रेजेंट इन प्लांट्स ओनली, नॉट इन एनिमल्स। वो क्या होता है? नॉन लिविंग। वो क्या होता है? नॉन लिविंग। तो याद रखना, क्या लिविंग होता है, क्या नॉन लिविंग होता है। हम कहाँ थे अभी? हम थे वैक्यूल्स पे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। वैक्यूल्स, these are sac-like structure in which solution of mineral salt and sugar is present, that is called cell shape. They are permanently present in plants and temporarily present in animals. साइज लार्ज किस में होता है? प्लांट में। स्मॉल किस में होता है? एनिमल्स में। ये सब था आपका वैक्यूल्स के बारे में। ठीक है, अब हमारा रहता है प्लास्टिड। ये प्लास्टिड जो होता है ये केवल प्लांट में प्रेजेंट होता है। प्लास्टिड किस में प्रेजेंट होता है? ओनली इन प्लांट। प्लास्टिड प्रेजेंट ओनली इन प्लांट। प्लास्टिड, इनको ना वर्णक बोला जाता है, वर्णक। ठीक है, इनमें कोई ना कोई कलर होता है, या फिर इसका एक एग्जांपल इसमें नहीं भी होता है। ठीक है, ये 3 टाइप्स के होते हैं प्लास्टिड, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्रोमोप्लास्ट की बात करते हैं। क्रोमोप्लास्ट, जो ये क्रोमोप्लास्ट होते हैं ये किसी भी कलर के हो सकते हैं, येलो हो सकते हैं, ऑरेंज हो सकते हैं, कोई भी कलर के हो सकते हैं, लेकिन ग्रीन नहीं होते ये, एक्सेप्ट ग्रीन। ग्रीन कलर के ये नहीं होते हैं। ठीक है,
और ये इनका क्या काम होता है प्लांट में, क्रोमोप्लास्ट का? जो फ्रूट्स लगते हैं ना प्लांट के अंदर, ऑरेंज लग रहा है, मैंगो लग रहा है, ठीक है, और जो फ्लावर निकलते हैं, फ्लावर्स भी अलग अलग कलर के निकलते हैं, कोई येलो निकल रहा है, किसी में से व्हाइट निकल रहा है, किसी प्लांट में, तो ये उनको कलर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट ग्रीन कलर के नहीं होते हैं, बाकी किसी भी कलर के हो सकते हैं, और ये कलर इंपार्ट करते हैं फ्लावर्स को एंड फ्रूट्स को। क्लियर? दूसरा ल्यूकोप्लास्ट, इनका कोई भी कलर नहीं होता, ये कलर लेस होते हैं, कलर लेस होते हैं ये, ठीक है। ये फिर क्या करते हैं, इनका काम क्या है? इनका काम है फूड को स्टोर करना। क्या काम है इनका? फूड को स्टोर करना प्लांट्स के अंदर। प्लांट जो फूड बनाते हैं ना, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस उसको ये स्टोर करते हैं, ठीक है। फिर क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ये ग्रीन कलर के होते हैं। क्या होते हैं? ग्रीन कलर के। इनके अंदर ना एक क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल पिगमेंट, पिगमेंट का मतलब होता है वर्णक, इसका मतलब होता है वर्णक। प्लास्टिड्स का मतलब वर्णक नहीं होता, ठीक है। पिगमेंट का मतलब वर्णक होता है, कलर। तो ये क्लोरोफिलिक पिगमेंट प्रेजेंट होता है किसके अंदर? और आप हिंदी में मैं देख के बता दूं, मुझे मेरे माइंड में नहीं है इनकी, अभी आप इंग्लिश में ही पढ़ लो। प्लास्टिड मतलब प्लास्टिड, ठीक है, और क्लोरोफिल पिगमेंट होता है इनके अंदर, जो इसको ग्रीन कलर, जिसकी वजह से इसका क्या होता है? ग्रीन कलर। क्या होता है? ग्रीन कलर। अच्छा, आपको पता है कि प्लांट के अंदर जो फूड बनता है ना, वो कौन बनाता है? क्लोरोफिल बनाता है ना? किसकी हेल्प से, किस प्रोसेस की हेल्प से? फोटोसिंथेसिस की हेल्प से। तो ये वही क्लोरोफिल है जिसको क्या कहा जाता है? फूड फैक्ट्री कहा जाता है, जिसको किचन बोला जाता है प्लांट की। इसी की वजह से ये लीव्स में प्रेजेंट होता है, पत्तों के अंदर, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, और लीव्स को क्या बोला जाता है? किचन ऑफ द प्लांट। क्लियर है? तो आपका ये कंप्लीट हो गया। अभी बस हमारा एक छोटा सा टॉपिक रहता है। अच्छा, थोड़ा सा और है कि जो डीएनए होता है, डीएनए, ठीक है, वो किस किस में प्रेजेंट होता है? वो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है, प्लास्टिड्स में प्रेजेंट होता है, और न्यूक्लियस में भी प्रेजेंट होता है डीएनए, ठीक है ना, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना। और ये हमने ना सेल ऑर्गेनल्स, आप ये मत समझना बस इतने से ही है, माइटोकॉन्ड्रिया है, वैक्यूल्स है, प्लास्टिड्स है, नहीं, बहुत सारे हैं, अभी बहुत सारे हैं आपके। राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेक्रेटरी वेसिकल, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, वो आप हायर क्लासेस में पढ़ लेंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। अच्छा, अब हमको पढ़ना है सिर्फ ये डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। वैसे तो मैंने साथ के साथ आपको बता दिया है सारा कि एनिमल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है, वहीं प्लांट के अंदर भी सेल मेम्ब्रेन होती है, ये तो दोनों में सेम फीचर हो गया। लेकिन एनिमल के अंदर सेल वॉल नहीं होती, प्लांट के अंदर सेल वॉल होती है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे मेंशन कर दूं तो आप देखना क्या क्या होता है और क्या क्या नहीं होता। ये मेरा प्लांट, ये मेरा एनिमल, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन दोनों में होती है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ सेल वॉल। सेल वॉल सिर्फ प्लांट में होती है, एनिमल में नहीं होती है। यहाँ मैं लिख देती हूँ प्लास्टिड। प्लास्टिड केवल प्लांट में होता है, एनिमल में नहीं होता है। यहाँ मैं लिख देती हूँ वैक्यूल। वैक्यूल होता तो दोनों में है, पर एनिमल में ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, एब्सेंट भी हो सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, और टेम्पररी होता है, ठीक है, मतलब आता है चला भी जाता है, ठीक है। लेकिन इनमें 101% होता है प्लांट्स के अंदर, और बिल्कुल परमानेंट होता है। और साइज यहाँ बड़ा होता है, बड़ा साइज होता है, यहाँ छोटा साइज होता है, ठीक है। न्यूक्लियस दोनों के अंदर होता है, लेकिन प्लांट का न्यूक्लियस पेरीफेरी के पास में होता है, बाउंड्री के पास, और उनका न्यूक्लियस एनिमल्स का एट द सेंटर होता है। और क्या पढ़ा था हमने?
ये सभी पढ़ा था। साइटोप्लाज्म तो दोनों के अंदर होता ही है। देखो अब इसको एक बार देख लीजिए आप। हाँ, ये प्लास्टिड हो गया, ठीक है। ये आपके हो गई सेल मेम्ब्रेन हो गई, दोनों के अंदर है। इसके अंदर ये रही, इसके अंदर ऊपर वाली एक मतलब दो मैंने ब्लू कलर की बाउंड्री बनाई है ना, एक सेल वॉल अंदर वाली, बाहर वाली सेल मेम्ब्रेन अंदर वाली, सेल वॉल बाहर वाली, ठीक है। और थ्रेड लाइक धागे के जैसे स्ट्रक्चर दोनों में दिख रहे हैं। ये क्रोमोसोम है। एक अंदर एक छोटा सा ब्लैक कलर का पॉइंट भी दिख रहा है। न्यूक्लियस के अंदर एक और चीज होती है, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस, ठीक है। और ये जो ग्रीन ग्रीन कलर के दिख रहे हैं प्लांट के अंदर, ये तो है क्लोरोप्लास्ट, और इसके अंदर होते ही नहीं है। जो रेड रेड कलर का दिख रहा है वो इसके अंदर है साइटोप्लाज्म। क्या है? साइटोप्लाज्म। इसके अंदर भी ये जो मैंने ब्लैक ब्लैक कलर के डॉट्स बनाए हुए हैं, ये साइटोप्लाज्म। तो आपका चैप्टर आई थिंक सारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और आपका जो है सेल मेम्ब्रेन बता दिया। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर वाटर होता है, अमीनो एसिड्स होते हैं, शुगर होती है, और साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लाइकोलाइसिस जैसी रिएक्शंस टेक प्लेस करती हैं, ग्लाइकोलाइसिस होती है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस कहा जाता है। उसको एनर्जी कहाँ से मिलती है? हायर क्लासेस में पढ़ेंगे आप। एक क्रैब साइकिल करके एक साइकिल होता है, उससे मिलती है। और एक ईटीसी करके एक प्रोसेस होता है। ईटीसी प्रोसेस क्या होता है? वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये आप नेक्स्ट क्लासेस में कहीं ना कहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। पूरी मेहनत की है मैंने आपको इसे आपको आप तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल साइंस मास्टर, ओके। और मेरे से जुड़े रहना अपने फोन में, अपने डिवाइस में, जिसमें भी आप वीडियोस देखते हो, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए। जो साइड में बेल दिखती है ना, सब्सक्राइब जहां आता है वहां साइड में एक बेल का साइन सा बना हुआ होता है, उसको क्लिक कर दीजिए ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगी आप तक पहुंच जाएगी। और आप ऐसे ही जुड़े रहिए। हम हायर क्लासेस जो नेक्स्ट क्लासेस होंगी उन तक भी जल्दी ही अपना 8th का जितना हमसे कवर हो पाएगा उसको करके फिर हम नेक्स्ट जाएंगे नेक्स्ट क्लासेस में। तो हमसे जुड़े रहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।